नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो सबसे पहले आप सभी लोग को दोस्तों टीचर दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग दोस्तों कुछ लोग इसमें ऐसे भी हैं जो लोग भावी टीचर हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वर्तमान समय में टीचिंग कर रहे हैं। दोस्तों बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, ईमानदारी के साथ देश निर्माण में अपनी भूमिका ज़रूर निभाइएगा। कभी भी ऐसा ना हो कि डेडिकेशन कम हो टीचिंग के प्रति। तो बिल्कुल ठीक है, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो चलिए दोस्तों मूव करते हैं अपने सेशन की तरफ। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि प्रत्येक शाम को 7 बजे से हम लोग यूट्यूब पे लाइव स्टडी इलाहाबाद के यूट्यूब चैनल पे हम लोग टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, साथ ही साथ झारखंड टीजीटी, पीजीटी और यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। और जो इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास होती है दोस्तों, वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होता है। यहाँ पे इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि दोस्तों कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, अर्थात जब तक आपकी थियरी क्लियर नहीं होगी, तो ऐसी दशा में दोस्तों आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों आपकी इसी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे ए टू जेड इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे दोस्तों आपको इकोनॉमिक्स के संपूर्ण नोट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। टेस्ट सीरीज बहुत सारे दिए जा रहे हैं, ताकि आप टेस्ट दे करके आप अपना इवेल्युएशन कर पाएंगे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और साथ ही साथ दोस्तों आपको करंट भी कवर करा दिया जाएगा आपका, ठीक है। यूपी टीजीटी पीजीटी का अलग बैच चल रहा है, झारखंड टीजीटी का अलग बैच चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि वैलिडिटी आप कोर्स लाइफ टाइम है। इट मीन्स एक बार अगर जो आप कोर्स को परचेज करते हैं तो आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं एलटी जीआईसी, हमेशा आप हमारे साथ बने रहेंगे और सुचारू रूप से अपनी तैयारी को करते रहेंगे। तो एडमिशन ओपन है। एडमिशन की जो फीस है वो केवल और केवल 2000 रुपया दोस्तों। तो 2000 रुपये आप सभी लोग को जो लोग भी एडमिशन नहीं लिए हैं, 2000 रुपये आपको इस नंबर पे पेमेंट करना होगा। 9415 863 873 पे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। कोई भी इंक्वायरी होगी तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। झारखंड टीजीटी पीजीटी का भी बैच स्टार्ट है, वहाँ भी आपको सारे वीडियो लेक्चर, क्लास नोट्स, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और साथ ही साथ दोस्तों आपका झारखंड कवर कराया जाएगा। 2000 रुपया दोस्तों इस नंबर पे पेमेंट करके आप एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त टेस्ट सीरीज तैयार है, यहाँ पे 10 टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, देखिए आपकी तैयारी कैसी है और आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही साथ अगर जो केवल इकोनॉमिक्स का नोट्स चाहिए तो इकोनॉमिक्स का नोट्स भी आप लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर जो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट की क्लास ज्वाइन करते हैं, कहीं भी इधर उधर से आपको कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ना ही टेस्ट सीरीज, ना ही नोट्स, ना ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, सारी चीजें दोस्तों मेरे द्वारा आपको प्रोवाइड की जाएंगी। बिल्कुल ठीक है। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो मेरे द्वारा भी दोस्तों उन सभी लोगों को जो भावी टीचर बनने वाले हैं या जो लोग वर्तमान समय में टीचिंग का कार्य कर रहे हैं, सबको शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बस मैं आपसे यही उम्मीद कर रहा हूँ कि जहाँ भी आप हैं, जैसे भी हैं, जिसको भी आप पढ़ा रहे हैं, जहाँ भी आप टीचिंग कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी और डेडिकेशन के साथ कार्य करते रहिए। एक दिन जिंदगी में बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है, ठीक है। चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अब हम लोग मूव करेंगे अपने सेशन की तरफ और आज के सेशन का जो पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। बिल्कुल ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि एक फर्म के लिए पूर्ण प्रतियोगितात्मक बाजार में औसत और सीमांत लागत वक्र एक समान होते हैं, ऐसा क्यों होता है भैया? बिल्कुल ठीक है। वीडियो को थोड़ा सा लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिए। चलिए, ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? चलिए, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए की तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं। और कोई भैया? तो जितने लोग भी ए की बात कर रहे हैं, क्या वो सही है? ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। तो जितने लोग भी ए की बात कर रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाता है
कि फर्म जो होती है वो कीमत ग्राही होती है। इट मीन्स कि क्या होता है भैया कि जो पूर्ण प्रतियोगिता होता है उसमें जो उद्योग होते हैं वो उद्योग ही एक तरीके से मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पे वस्तुओं की कीमत को निर्धारित करते हैं। और जब वो वस्तुओं की कीमत को निर्धारित करते हैं तो कोई एक नई फर्म जब आती है तो उस नई फर्म को क्या करना पड़ता है कि उद्योग द्वारा निर्धारित कीमतों के आधार पे ही अपनी वस्तु को क्या करना पड़ता है, बेचना पड़ता है। आपने दोस्तों ये डायग्राम जरूर पढ़ा होगा, जहां आपने पढ़ा होगा AR इज टू MR की जहाँ पे बात होती है। ठीक है, तो जितने लोग भी एक ही बात कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, मतलब इसका छोटी छोटी सी बात यही है भाई कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमतों का निर्धारण मांग व पूर्ति के आधार पे एक उद्योग करता है और उसी उद्योग के द्वारा जो कीमत का निर्धारण किया जाता है उसी उद्योग के द्वारा जो कीमत का निर्धारण किया जाता है उसी कीमतों पर एक फर्म को अपनी वस्तुओं को क्या करना पड़ता है, बेचना पड़ता है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, चलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, चलिए कि रोजेस्टीन रोडान निम्नलिखित में से किस अविभाज्यता का उल्लेख नहीं करता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, चलिए बिल्कुल ठीक है, इजी सी बात होनी चाहिए। रोजेस्टीन रोडान के ने अविभाज्यता के 3 प्रकार बताए थे। कौन कौन से बताए थे भैया, कौन कौन से बताए थे? तो पहला तो बताया था मांग की अविभाज्यता, दूसरा उत्पादन फलन की अविभाज्यता और तीसरा बचतों की अविभाज्यता। लेकिन दोस्तों इन्होंने निवेश की बात नहीं की थी, तो जितने लोग यहाँ पे डी की बात कर रहे हैं अर्थात ऑप्शन नंबर डी यानी निवेश की बात कर रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों इन तीनों के लिए ये क्या करता है, अर्थव्यवस्था में भारी निवेश करना चाहिए। लेकिन ये जो 3 प्रकार की अविभाज्यताएं हैं ये मांग की, उत्पादन फलन की और बचतों की होती है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं एब्सोल्युटली ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, इजी सा प्रश्न है कि कपटपूर्ण अल्पाधिकार के लिए क्या एक सत्य है। कपटपूर्ण अल्पाधिकार के लिए कौन सी एक वाक्य सत्य है, चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। बिल्कुल ठीक है, वीडियो को एक बार कृपया करके सभी लोग लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिए। चलिए भैया क्या उत्तर होगा बताइए। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है भाई, बिल्कुल ठीक है डी, अगेन डी की तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं। तो ठीक है, इजी सी बात है भैया कि अल्पाधिकार जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे फर्में क्या होती हैं, आपस में परस्पर निर्भर हो जाती हैं और उसमें बहुत सारे हिडन टर्म एंड कंडीशन होते हैं, मतलब क्या होते हैं, अनकहे समझौते होते हैं। तो जितने लोग भी डी की बात बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। कपटपूर्ण अल्पाधिकार के लिए क्या एक सत्य है, इसमें बहुत सारे अनकहे समझौते किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इजी सा प्रश्न है लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट बहुत करता है। एकाधिकारी का लाभ अधिकतम होगा जब, एक एकाधिकारी अपने लाभ को अधिकतम कब कब करेगा भाई, बताइए इस प्रश्न का उत्तर। बिल्कुल ठीक है, इजी सी बात है लेकिन गलतियां बहुत सारी होती हैं, थोड़ा सा ध्यान से करिएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या उत्तर आ रहा है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ इजी सी बात है लेकिन गलतियां बहुत सारी होती हैं, है ना। सी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सभी लोग सी बोल रहे हैं। भाई इजी सी बात है, एक एकाधिकारी जो होता है वो अपने लाभ को अधिकतम कब करता है, जब उसकी सीमांत लागत होती है इस सीमांत आय के बराबर। और यहीं पे दोस्तों आपको पूर्ण प्रतियोगिता वाला भी शर्त याद आना चाहिए। दोस्तों पूर्ण प्रतियोगिता की भी शर्त आप हमें जरूर बताइएगा कि ठीक है, हम तो ये जानते हैं कि एकाधिकार के अंतर्गत लाभ अधिकतम होता है जब सीमांत लागत बराबर होता है सीमांत आय के। लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता की कंडीशन क्या है, 2 कंडीशन होती है, मैंने एक बार नहीं बहुत बार बताया है, 2 कंडीशन होती है, दोनों कंडीशनों को आपको बताना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, क्या उत्तर होगा भाई कि निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने बाजार संतुलन में समय के महत्व पर जोर दिया। आज का जो सेशन है वो कम्प्लीटली टीजीटी पीजीटी डेडिकेटेड है।
टीजीटी पीजीटी से केवल इस सेशन से मुझे ऐसा प्रतीत होता है दोस्तों कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको 20 से 25% प्रश्न आपके पेपर में जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि आज का जो सेशन है वो कंप्लीटली टीजीटी पीजीटी को डेडिकेटेड है। क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर, एक ही बात बोल रहे हैं, एक ही बात सभी लोग बोल रहे हैं। अच्छा, एक ही बात तो सभी लोग बोल रहे हैं। एक कमेंट करके मुझे बात बताइएगा भैया कि बाजार संतुलन में ये जो समय के महत्व को जोड़ दिया था मार्शल साहब ने, तो समय को कितने भागों में बांटा था, कितने भागों में बांटा था, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने बाजार संतुलन में समय के महत्व पर जोर दिया। तो उन्होंने, किसने ये जोर दिया भैया? मार्शल साहब ने दिया। ठीक है, लेकिन ठीक है, चलिए क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का? उत्तर बता दीजिए। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ कि ये बताइए कि समय को कितने भागों में उन्होंने विभाजित किया। तो दोस्तों इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि उन्होंने समय को 4 भागों में बांटा। पहला भाग क्या था? अति अल्पकाल, दूसरा अल्पकाल था, तीसरा दीर्घकाल था और चौथा जो था दोस्तों अति दीर्घकाल था। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। एक बार ये प्रश्न अभी बन चुका है निकटवर्ती एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए कि निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने बाजार संतुलन में समय को महत्व दिया। तो बाजार के अंतर्गत बताया था कि जो वस्तुओं की बिक्री होती है वो क्या होती है, वो बाजार में समय भी पर भी उसका क्या होता है दोस्तों, समय भी बिक्री के लिए महत्वपूर्ण होता है। ये बात मार्शल साहब ने कही थी। और समय को इन्होंने 4 भागों में बांटा था, अति अल्पकाल, अल्पकाल, दीर्घकाल और अति दीर्घकाल। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कि ये बता दीजिए कि किस स्थिति में मांग वक्र के ढलान की स्थिति धनात्मक होने की संभावना है। ठीक है, चलिए, ठीक, बिल्कुल ठीक है कि किस स्थिति में मांग वक्र के ढलान की स्थिति धनात्मक होने की संभावना है। अगला प्रश्न आपके सामने है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, डी की तरफ सभी लोग जा रहे हैं, डी की तरफ सभी लोग जा रहे हैं। कुछ लोग बी भी बता रहे हैं, गिफिन विरोधाभास। बिल्कुल ठीक है। देखिए एक छोटी सी बात है भाई, गिफिन विरोधाभास के अंतर्गत आप वही बातें पढ़ेंगे, युद्ध के अंतर्गत और सत्ता के अंतर्गत। इन तीनों के अंतर्गत बाजार का जो नियम होता है ना, वो लागू नहीं होता। बाजार का नियम क्या होता है भैया? बाजार का नियम ये होता है कि अगर जो वस्तुओं की कीमतों में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो मांग क्या होता है, कम होता है। या वस्तुओं की कीमतों में कमी आ रही है, तो यदि वस्तुओं की कीमतों में कमी आ रही है तो वस्तुओं की मांग में क्या होता है, वृद्धि होता है। ये बाजार का नियम है। लेकिन इन तीनों में, युद्ध की अवस्था में या टिफिन वस्तुओं के संदर्भ में या सत्ता के उद्देश्य में, ये तीनों चीजें दोस्तों लागू नहीं होता है। तो जितने लोग भी टी बोल रहे हैं उपरोक्त सभी लोग का उत्तर ठीक है। साउंड क्लियर नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ है क्या? कुछ लोग कह रहे हैं सर जी साउंड क्लियर नहीं आ रहा है। कुछ नहीं, एक दो लोग साउंड क्लियर नहीं आ रहा है, ऐसी कोई समस्या आपको है क्या? ठीक है, चलिए बता दीजिए मुझे कि निम्नलिखित परिस्थितियों में कीमत विभेद संभव है। अब आपको भैया याद आ जाना चाहिए कीमत विभेद क्या होता है। तो एक ही लागत की वस्तुओं को अलग अलग बाजारों में जब बेचते हैं हम और अलग अलग मूल्य प्राप्त करते हैं, तो वो कीमत विभेद है। कीमत विभेद का सबसे अच्छा जो उदाहरण मिलता है दोस्तों, वो क्या मिलता है? रेलगाड़ी मिलती है, मतलब ट्रेन मिलता है। ट्रेन में क्या होता है भैया? 3 कोचेज होते हैं तौर पे। एक जनरल का होता है, एक स्लीपर का होता है और एक क्या होता है दोस्तों, एयर कंडीशन का होता है, यानी एयर एसी का होता है। तो जनरल का टिकट थोड़ा कम होता है, सस्ता होता है, स्लीपर का थोड़ा ज़्यादा होता है और एयर कंडीशन का सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ? बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ठीक है। एक ही बात कुछ लोग कर रहे हैं, एक ही बात जितने लोग भी करेंगे आप बहुत अच्छा कर रहे हैं।
ठीक है। इसमें क्या पाया जाता है भैया, बाजार की अपूर्णता पाई जाती है। बिल्कुल बात ठीक है। प्रतिद्वंदी विक्रेताओं के बीच सहमति पाई जाती है, बात भैया बिल्कुल ठीक है। और क्रेताओं को क्या होता है, अज्ञानता भी होता है। तो जितने लोग भी यहाँ पे एक ही बात बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होने वाला है कि 1, 2 और 3 जो है वो एब्सोल्युटली राइट होता है। ठीक है। इसके अंतर्गत कीमत विभेदीकरण के अंतर्गत जो प्रोडक्ट होता है वो सेम होता है, प्रोडक्ट में अंतर नहीं आता है। जितने लोग भी ए कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न, द्विपक्षीय एकाधिकार की मान्यता इंगित कीजिए। चलिए भाई, क्या उत्तर होगा, द्विपक्षीय एकाधिकार की बात हो रही है। बिल्कुल ठीक है, द्विपक्षीय एकाधिकार की मान्यताओं को बताना है। चलिए बताइए, इजी सा प्रश्न है, इजी सा प्रश्न है, लेकिन गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं आज के सेशन में। मैं आपसे बता रहा हूँ बार बार, आज के सेशन में जितने भी प्रश्न होंगे ये इजी दिखेंगे, लेकिन एग्जाम में कंफ्यूजन बहुत होगा। जैसा कि देखिए, कुछ लोग गलत कर रहे हैं, कुछ लोग जल्दीबाजी में गलत कर रहे हैं। क्या उत्तर हो जाएगा? ठीक है, चलिए जी बोल रहे हैं बहुत सारे लोग। बिना प्रतिस्थापन के केवल एक वस्तु होती है, क्या ये बात ठीक है? क्या केवल एक वस्तुएं होती हैं? एक क्रय, इसका केवल एक क्रेता होता है। एक क्रयण, इसका केवल एक क्रेता होता है, क्या ये बात ठीक है? बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं। ठीक की तरफ जितने लोग भी जा रहे हैं बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो इसका सुटेबल आंसर होना चाहिए कि द्विपक्षीय एकाधिकार की मान्यताएं ये होती है कि एकाधिकारी इसका अकेला उत्पादक होता है या विक्रेता होता है। ठीक है, एकाधिकारी जो होता है ना वो अकेला उत्पादन करने वाला होता है, और भैया जब उत्पादन करेगा तो वो क्या करेगा, विक्रेता होगा। ये एक ही मान्यता है दोस्तों, ये जो एक क्रयण इसका केवल एक क्रेता है, ये इसकी मान्यताओं के अंतर्गत दोस्तों शामिल नहीं किया गया है। तो जितने लोग भी बी बोलेंगे ना, बी राइट आंसर जो इसका हो जाएगा वो सही होगा। और द्विपक्षीय एकाधिकार के अंतर्गत हम यही बात तो पढ़ते हैं ना कि एक क्रेता होगा और एक विक्रेता होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी अकॉर्डिंग टू द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इन निम्न में से किस बाजार में विकुंचित मांग वक्र पाया जाता है? विकुंचित मांग वक्र किस बाजार में पाया जाता है आपको पता होना चाहिए कि सर जी विकुंचित मांग वक्र जो होता है की अवधारणा किसने दिया था? तो भैया स्वीजी साहब ने दिया था। विकुंचित मांग वक्र की अवधारणा स्वीजी साहब ने दिया था। ठीक है, फिर आपको ये ग्राफ याद आना चाहिए कि ऊपर वाला वक्र जो होता है ये पूछा जाता है, ऊपर वाला वक्र जो होता है वो लोचदार होता है, नीचे वाला जो होता है वो बेलोचदार होता है। ये सारी चीजें आपके दिमाग में चलनी चाहिए। नीचे वाला बेलोचदार होता है और ऊपर वाला क्या होता है, लोचदार होता है। तो क्या उत्तर आ जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सी बोल रहे हैं। अगेन सभी लोग, जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये अल्पाधिकार के अंतर्गत पाल स्वीजी साहब ने विकुंचित मांग वक्रों की बात की थी। तो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि प्रतिस्थापित वस्तुओं के संदर्भ में मांग की आड़ी लोच होती है। एक प्रश्न यहाँ पे दोस्तों 100% आपके एग्जाम में बनते हैं, जो 4 पॉइंट में बताने वाला हूँ। इस पर जो काफी पेन हो तो लिख लीजिएगा। एक प्रश्न 90% चांस है कि आपके टीजीटी या पीजीटी की दोनों के पेपर में देखने को मिल जाए, क्योंकि ये प्रश्न हर साल पूछा जाता है। ठीक है, चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये प्रतिस्थापित वस्तुओं की बात कर रहा है। तो पूरक वस्तुओं के लिए क्या होता है भैया, ठीक है, पूरक वस्तुओं के लिए मांग की आड़ी लोच कैसी होती है, एक बात आप मुझे बताइएगा। ठीक है, तो पूरक वस्तुओं के लिए ऋणात्मक होता है। ठीक है, स्वतंत्र वस्तुओं के लिए क्या होता है, शून्य होता है। और स्थापन्न वस्तुओं के लिए क्या होता है दोस्तों, ये होता है धनात्मक।
तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, क्या बोल रहे हैं, धनात्मक बोल रहे हैं ना, तो सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिस्थापित वस्तुओं की बात कर रहा है, तो ये जितने लोग भी बी बोल रहे हैं धनात्मक होगा, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होने वाला है। देखिए बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं। पूरक वस्तुओं के लिए ऋणात्मक होता है, ठीक है, स्वतंत्र वस्तुओं के लिए शून्य होता है, और प्रतिस्थापन वस्तुओं के लिए क्या होता है भैया, धनात्मक होता है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन से कथन क्लासिकीय समष्टि अर्थशास्त्र के लिए सही नहीं है। अच्छा सा प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर करें कि निम्नलिखित में से कौन से कथन क्लासिकीय समष्टि अर्थशास्त्र के लिए सही नहीं है। अच्छा सा प्रश्न है, बताइए। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों अगर जो आपने क्लासिकल अर्थशास्त्रियों को पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि उन्होंने कीमतों को, मजदूरियों को और ब्याज दर, इन तीनों को उन्होंने क्या माना था, परिवर्तनशील माना था, है ना। कीमतों को, मजदूरी को और ब्याज दर को उन्होंने अपने रोजगार सिद्धांत में परिवर्तनशील माना था। तो क्लासिकल अर्थशास्त्रियों की जब आप मान्यताओं को पढ़ेंगे तो वहाँ पे मान्यता में आप पढ़ेंगे, जो लोग कॉन्सेप्ट की क्लास पढ़ रहे हैं उनको बहुत अच्छे से ये बात पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो वीडियो जाके फिर देखिए, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि जो कीमत होता है, जो मजदूरी होता है और साथ ही साथ में जो ब्याज दर होता है, ये तीनों क्या होती है, परिवर्तनशील होती है। और इसमें कीमतें जड़ हैं, मतलब कीमतें जो हैं वो क्या है, स्थिर। जड़ मतलब क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। और यहाँ पे दे रहा है भैया नहीं। तो जितने लोग भी सी बोलेंगे भैया, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होने वाला है। अगला प्रश्न आपके सामने कि जब तरलता अधिमान वक्र नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं तो निम्न में से क्या सही है। मुद्रा शेष को रखने की औसत लागत पर क्या असर पड़ेगा। चलिए बताइए, इस प्रश्न का उत्तर करिए और थोड़ा सा वीडियो को एक बार लाइक और शेयर भी जरूर कर दिया करिए। निवेदन है सभी लोगों से कि वीडियो को एक बार लाइक और शेयर जरूर किया करिए। चलिए भाई बता दीजिए, मुद्रा शेष को रखने पर औसत लागत पर क्या असर पड़ता है। यहाँ पे बेसिकली अगर जो आपने तरलता अधिमान को पढ़ा होगा किन साहब के, तो आप अच्छे से इस प्रश्न को जानते होंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, बिल्कुल ठीक है, बी के तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं। और कोई भैया, बी के अलावा और कोई, बिल्कुल ठीक है भैया। जब तरलता दर ऊपर बढ़ता है तो ब्याज की दर क्या होती है, बढ़ती है ना, धनात्मक होती है ना। यही तो हम तरलता जाल के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है। तरलता वक्र के ऊपर बढ़ने पर ब्याज की दर में क्या होती है भैया, वृद्धि होती है, ठीक है। जिसमें तरलता को नगद रूप में रखने पर औसत लागत में क्या होगी दोस्तों, वृद्धि होगी, क्योंकि नगदी को बैंक में रख के अधिक ब्याज दर प्राप्त किया जा सकता है। तो जितने लोग भी बी की बात बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थोड़ा आराम से करिएगा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए, क्या उत्तर होगा भाई कि रेखीय उपभोग फलन के लिए निम्नलिखित में से कौन एक सही है। अच्छा सा प्रश्न, चलिए क्या उत्तर होगा भाई, रेखीय उपभोग फलन की बात हो रही है। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, लाइक शेयर क्यों नहीं कर रहे हैं भाई। आज तो टीचर्स डे है, थोड़ा सा लाइक शेयर करते रहा करिए, ठीक है। निवेदन है सभी लोगों से कि लाइक शेयर करते रहिए। क्या उत्तर होगा भाई, ऑप्शन नंबर जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ई की तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं कि रेखीय उपभोग फलन जो होता है दोस्तों, औसत उपभोग प्रवृत्ति तथा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति दोनों की क्या होता है, बराबर होता है। तो क्या उत्तर आ रहा है, औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की बात किस ऑप्शन में हो रही है, बराबर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए में हो रहा है ना। तो जितने लोग भी ए की बात बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे
बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, लागत जन्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में निम्नलिखित में से कौन सा उपाय कारगर होगा? अब भैया जब आपके सामने लागत जन्य मुद्रास्फीति आ जाए तो फिर दो चीजें आनी चाहिए, एक लागत जन्य मुद्रास्फीति याद आनी चाहिए और एक मांग जन्य मुद्रास्फीति याद आनी चाहिए। लागत जन्य मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है कि जब वस्तुओं का जो कच्चा माल होता है उसके वो क्या होने लगता है, वो महंगा होने लगता है। महंगा होने लगता है तो एक उद्यमी को वो वस्तुएं जब महंगी मिलेगी तो उसका लागत बढ़ेगा, और जब लागत बढ़ेगा तो मार्केट में जब वो वस्तुओं को उतारेगा तो जाहिर सी बात है कि कीमत बढ़ाएगा। और मांग जन्य में क्या होता है भैया कि जनसंख्या बढ़ती है, लोगों की मांग बढ़ती है, तो मांग बढ़ने के कारण कीमतों में वृद्धि आती है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, क्या बोल रहे हैं भैया, सभी लोग बी बोल रहे हैं ना कि बैंक दर को हमको क्या कर देना चाहिए, कम कर देना चाहिए, ताकि यहाँ पे लागत जन्य मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने में निम्नलिखित में से कौन सा उपाय कारगर होगा? तो भैया लागत जन्य मुद्रास्फीति के अंतर्गत क्या होता है कि वस्तुओं की लागतें जो होती हैं वो बढ़ती हैं, और जब लागत बढ़ेगी तो वस्तु की कीमत भी बढ़ जाएगी। तो वस्तुओं की कीमत जब वस्तुओं की बढ़ जाएगी भैया, तो ऐसी स्थिति में बैंक दर को अगर जो कम कर दिया जाएगा तो फिर क्या होगा, व्यापारिक बैंक से और वाणिज्यिक बैंक से हमको क्या मिलेगा कि हमको कम ब्याज दर देना पड़ेगा, और जब कम ब्याज दर देना पड़ेगा तो हमारे पास मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी, तो क्या कर पाएंगे कि हम ज्यादा कीमत दे पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न कि केन्स के उपभोग फलन में किस आय के विचार का प्रयोग किया गया है? चलिए भैया बहुत अच्छा सा प्रश्न है कि केन्स के उपभोग फलन में किस आय के विचार का प्रयोग किया गया। केन्स आपको दोस्तों हम लोग एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हैं, थोड़ा आराम से इस प्रश्न का उत्तर करिएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए कि केन्स के उपभोग फलन में किस आय के विचार का प्रयोग किया गया है, इस प्रश्न का उत्तर सभी लोग करिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं। ठीक है, जो जो लोग वास्तविक आय की बात कर रहे हैं ना वो किसी और अर्थशास्त्री को जोड़े हैं। अब सर्च करके बताइए कि किसने वास्तविक आय की बात की। ठीक है, ये किसकी बात होती है भैया? किन्स साहब अपने उपभोग फलन के अंतर्गत क्या कहते हैं? कहते हैं कि एक जो उपभोक्ता होता है ना वो उपभोग अपनी वर्तमान आय को देखते हुए करता है। ठीक है, किन्स साहब अपने उपभोग फलन में कहते हैं कि एक जो उपभोक्ता होता है ना वो अपनी आय का उपभोग अपनी वर्तमान आय को देखते हुए करता है, मतलब उसकी वर्तमान आय कैसी है, अपनी वर्तमान आय के आधार पे ही वो क्या करता है, उपभोग करता है। तो गलती क्यों हो रही है भाई, इतनी सारी नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा इसको मैं एडजस्ट करूंगा कि निम्नलिखित पे आपको ध्यान देना है, निम्नलिखित पे आपको ध्यान देना है और फिर बताना है। चलिए भाई कि निम्नलिखित पर ध्यान देना है। थोड़ा सा आज थकान महसूस मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ प्रोग्राम था तो दिन भर उधर ही थे, थोड़ा भी रेस्ट करने का मौका नहीं मिला। थोड़ा सा संभालिएगा आप लोग क्लास को, है ना। पूरा दिन भर प्रोग्राम में व्यस्त था, छात्रों ने बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया, मजा आया था। एक मेरी मिमिक्री कर रहा था तो वो बस बोल रहा था कि सर आप बोलते हैं है ना, है ना, या ठीक है। तो मुझे आज अपने अवगुणों के बारे में भी पता चला कि जब मैं क्लास बोलता हूँ तो जब मैं क्लास लेता हूँ तो बहुत ज्यादा टाइम बोलता हूँ कि ऐसा है ना या ठीक है। चलिए क्या उत्तर होगा भाई, अच्छा सा प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, विचार करके बताइए। ऑप्शन नंबर क्या उत्तर होगा?
चलिए, ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल। तो निम्नलिखित पे ध्यान दीजिए और इसमें से बताइए आप कि केंस साहब इसमें से किससे सहमत थे? सहमति की बात हो रही है, सहमति की बात हो रही है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर, बहुत सारी गलतियां हो रही है, क्यों हो रही है भाई, इतनी सारी गलतियां क्यों हो रही है? देखिए, ये किंस साहब जो थे, ये पूर्ति अपने मांग का सृजन स्वयं करती है, इसकी आलोचना करते हैं भैया, क्यों नहीं करते हैं? निवेश की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, तो भैया इनके सिद्धांतों की ये आलोचना करते हैं, बिल्कुल ठीक है। ये लचीली वास्तविक मजदूरी दर, इससे भी ये सहमत नहीं थे। लचीली वास्तविक मजदूरी दर से भी ये सहमत नहीं थे, और बचत ब्याज दर का फलन होता है, इससे भी ये सहमत नहीं थे। अब क्यों नहीं थे भैया, आपको पता होना चाहिए, किसको पढ़े होंगे, तो उन्होंने सेविंग को बताया था क्या? निवेश। जो आप सेविंग करते हैं, सेविंग जो होता है वो निवेश के बराबर होता है, अर्थात जो आप सेविंग करते हैं, अर्थात जो आप बचत करते हैं, वही आप किस पे व्यय करते हैं? वही आप निवेश के रूप में व्यय करते हैं। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या बोलेंगे? डी बोलेंगे, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं, सबसे ये असहमत थे। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, कि केन्स के अनुसार एक ऐसी स्थिति जहां रोजगार के पूर्ण स्तर आय पर कुल व्यय जब कुल उत्पाद से अधिक होता है, तब उसे परिभाषित किया जाता है। थोड़ा आराम से, चलिए, इस प्रश्न का उत्तर करिए। थोड़ा सा मैं प्रश्न को जूम कर देता हूं। कि केन्स के अनुसार एक ऐसी स्थिति जहां रोजगार के पूर्ण स्तर आय पर कुल व्यय जब कुल उत्पाद से अधिक होता है, तब उसे परिभाषित किया गया। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या उत्तर आ रहा है भाई? ठीक है, बिल्कुल सही है। ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं ना, तो जितने लोग भी एक ये बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। बहुत सारी गलतियां भी हो रही है, क्यों इतनी सारी गलतियां हो रही है यार? ठीक है, देखिए, केंद्र साहब के अनुसार एक ऐसी स्थिति जहां रोजगार के पूर्ण स्तर आय पर कुल व्यय जब कुल उत्पाद से अधिक है, मतलब क्या हो रहा है? व्यय, व्यय जो हो रहा है वो अधिक हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि आप अपने मांग को ही तो बढ़ा रहे हैं। जब व्यय आप ज्यादा कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपने मांग को बढ़ा रहे हैं, और जब मांग को बढ़ाएंगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगी? वस्तुओं की कीमतों में भी वृद्धि आएगी, और इसी को तो हम मांग जनित मुद्रास्फीति बोलते हैं, और इसी को तो किंस साहब ने सबसे महत्वपूर्ण माना है। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं, सबका उत्तर ठीक है। अगला, व्यापार चक्र के गुणक त्वरक की परस्पर क्रिया सिद्धांत को जोड़ा जाता है। आराम से करिएगा, जितना प्रश्न इजी लग रहा है उतना प्रश्न इजी है नहीं। ठीक है, चलिए, क्या उत्तर हो जाएगा? इसने कहा था कि व्यापार चक्र जो होता है वो गुणक और त्वरक की परस्पर क्रिया का परिणाम होता है। बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है, सभी लोग सही करेंगे यार, बिल्कुल ठीक है। हिक्स साहब का ही तो हम पढ़ते हैं ना भैया, तो J.R. हिक्स के नाम से, हिक्स साहब का ही तो गुणक त्वरक की परस्पर क्रिया सिद्धांत के साथ इनका ही तो नाम जोड़ा जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, व्यय योग्य आय बराबर होता है, व्यय योग्य आय बराबर होता है। इस प्रश्न का उत्तर थोड़ा सा आराम से करिएगा, क्योंकि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, जो हमारी दूसरी क्लास चल रही है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे चल रही है। यहाँ पे यूपी टीजीटी पीजीटी और झारखंड टीजीटी पीजीटी के लिए आपको
आपको जो रिक्वायरमेंट है उसी रिक्वायरमेंट के आधार पर सारी चीजें दी जा रही हैं। आपको A to Z इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं, साथ ही साथ इकोनॉमिक्स के आपको नोट्स दिए जा रहे हैं। तो जो लोग भी कॉन्सेप्ट की क्लास ज्वाइन किए हैं या ज्वाइन करने वाले हैं, एटलीस्ट 1 घंटे रोज कॉन्सेप्ट की क्लास देखा करिए। 40 मिनट में नोट्स जो भी दे रहा हूँ पूरे नोट्स को पढ़ते रहा करिए। वहाँ पे बहुत सारा टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ, एक टेस्ट सीरीज को रोज अटेम्प्ट करिए, एक क्वेश्चन पेपर को आप रोज देखिए, एक यूट्यूब पे वीडियो को देखिए। ये सारी प्रोसेस करने में आपको लगभग 4 से 5 घंटे का टाइम लगेगा। ईमानदारी से अगर जो दोस्तों इसको आप फॉलो करते हैं तो कहीं भी इधर उधर से कुछ छूटने वाला नहीं है, सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। तो दोस्तों एडमिशन ओपन है, जो एडमिशन की फीस है वो केवल और केवल 2000 रुपये है। 2000 रुपये आपको इस नंबर पे पेमेंट करना होगा, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से, और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। कोई भी इंक्वायरी होगा तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज आप मुझे कर सकते हैं, और वैलिडिटी आपको लाइफ टाइम होगी, अर्थात आगामी एग्जाम के लिए भी आप हमारे साथ बने रहेंगे। तो क्या उत्तर आ रहा है भाई? जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि सी की तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक है। व्यय योग्य जो हमारी आय होती है वो क्या होती है? हमारी जो पर्सनल इनकम होती है, जो व्यक्तिगत आय होती है, उसमें से हम क्या करेंगे कि व्यक्तिगत प्रत्यक्ष कर को घटा देंगे। थोड़ा सा भैया ध्यान से समझिएगा। कुछ लोग कहेंगे कि सर जी ये बताइए कि हम अप्रत्यक्ष कर को क्यों नहीं घटा रहे? इसलिए नहीं घटा रहे हैं भैया, हम उपभोग के परिणाम स्वरूप क्या करते हैं? अप्रत्यक्ष कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि व्यय योग्य, जो आप व्यय कर सकें, जो आप व्यय कर सकें, तो जो आपकी व्यक्तिगत आय होगी, जितनी आय आपको प्राप्त हो रही है महीने में, उसमें से सरकार जो आपसे इनकम टैक्स ले लेती है, उसको अगर जो घटा दीजिए तो जो आपके पास सैलरी आता है वही क्या होगा? व्यय योग्य आय होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सकल राष्ट्रीय उत्पाद में प्रत्यक्ष रूप से वृद्धि करेगा? चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि निम्नलिखित में से कौन सकल राष्ट्रीय उत्पाद में प्रत्यक्ष रूप से वृद्धि करेगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? बिल्कुल ठीक है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं। आपका उत्तर क्या आ रहा है भाई? छोटी सी बात है, छोटी सी बात है, आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि कैसे होगा। कैसे उत्पाद में वृद्धि होगा? कैसे होगा भाई? उत्पादन करना होगा हमें। और उत्पादन हम कैसे करते हैं? उत्पादन करने का क्या प्रोसेस है? हम विनियोग करेंगे भैया, निवेश करेंगे भैया, इन्वेस्टमेंट करेंगे भैया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? विनियोग में वृद्धि करेंगे। विनियोग में वृद्धि करेंगे तभी तो उत्पादन बढ़ेगा, और जब उत्पादन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है सकल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या आ जाएगी? वृद्धि आ जाएगी। बच्चों वाली बात थी कि नहीं थी? बात थी कि नहीं बच्चों वाली? बिल्कुल बच्चों वाली बात थी। अगला प्रश्न, कि यदि MPC इज इक्वल टू 0.5 है तो गुणक के होगा। आज ही एप्लीकेशन पे गुणक की अवधारणा पढ़ाई जा रही है। आज जिन लोगों ने एप्लीकेशन पे लाइव क्लासेस ज्वाइन की है वो कृपया करके इस प्रश्न को गलत ना करिएगा। हालांकि इस प्रश्न को ऑलरेडी मैंने इतना प्रैक्टिस करवा दिया है कि आप लोग दोस्तों गलत नहीं करेंगे। तो हमने K इज इक्वल टू गुणक इज इक्वल टू आपको बताया था, ये 1/1 माइनस MPC एक बताया था, और K इज इक्वल टू हमने बताया था 1/MPS। ये दो फार्मूला आपको मैंने बताया था। तो यहाँ पे MPC का मान दिया है, ठीक है, MPC का मान दिया है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, क्या उत्तर आ रहा है भैया? क्या उत्तर आ रहा है? ये उत्तर आ रहा है ना, 1/2 आ रहा है ना, 1/2 आ रहा है ना भैया। एक पहले फॉर्मूले में डालिए। बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं भाई, इतने सारे लोग गलत कर रहे हैं। मैथमेटिक्स नहीं पढ़े हैं क्या? 1/0.5 को हम क्या लिखेंगे? 0.5 को हम क्या लिखेंगे? 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो 2 एकन्ने 2, और फिर ये क्या हो जाएगा भैया? 1/ क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा? बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं। ये 2 इकैया 2, -2 में से 1 करेंगे, 1/2 आ जाएगा, और इसके नीचे क्या करेंगे? 1 कर लेंगे। फिर आपको ये वाला फार्मूला पता होना चाहिए, मैथमेटिक्स कभी पढ़े होंगे तो, C/D, A/D, A/B पूरे का भाग करेंगे तो C/D
बटा डी। तो ये बी और सी जो होता है एक तरफ होता है ए और सॉरी ये डी होना चाहिए। ए और डी क्या होता है ऊपर हो जाएगा और बी और सी क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा। तो अब करिए इस प्रश्न का उत्तर, है ना। तो भाई जाहिर सी बात है जब इसको हम करेंगे तो ये हमारा 2 ऊपर चला जाएगा और ये 1/1 नीचे आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सी, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितने सारे लोग गलत कर रहे थे, ठीक है। तो जितने लोग भी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। एप्लीकेशन पे जो आपकी क्लास होती है वो 2 बजे होती है, 1 बजे होती है। रोज एप्लीकेशन पे क्लासेस जो होती है वो 1 बजे होती है, अल्टरनेट दिन पे होता है, ठीक है। अगला प्रश्न ये बता दीजिए मुझे कि केन्स के अनुसार निम्न में से कौन रोजगार का स्तर निर्धारित करने में सहायक होगा। क्या उत्तर हो जाएगा बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ केन्स के अनुसार निम्न में से कौन रोजगार का स्तर निर्धारित करने में सहायक होगा। बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा केन्स साहब क्या कहते हैं उपभोग व्यय और निवेश व्यय की बात करते हैं, यही तो करते हैं ना, यही तो करते हैं ना, ठीक है। केन्स साहब कहते हैं कि रोजगार स्तर का निर्धारित करने में मांग फलन जो होता है मांग फलन के द्वारा क्या होगा रोजगार का निर्धारण होगा। और मांग फलन के अंतर्गत ये 2 घटकों की बात करते हैं, एक उपभोग व्यय की बात करते हैं और दूसरा निवेश व्यय की बात करते हैं। उपभोग व्यय में किसको किसको शामिल करते हैं आय को और उपभोग प्रवृत्ति को, और निवेश में किसको शामिल करते हैं पूंजी की सीमांत दक्षता और ब्याज दर को। पढ़े होंगे कॉन्सेप्ट तो आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, नहीं पढ़े होंगे तो थोड़ा सा ऊपर से निकल जाएगा। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि सर कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ा करिए क्योंकि सारा प्रश्न रट्टा मार के नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, तरलता जाल निम्न में से किससे संबंधित है। चलिए भैया किन साहब का तरलता जाल सिद्धांत आ गया, बहुत सारी चीजें आपको याद आनी चाहिए, ठीक है। और जितने लोग भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप चैनल को कृपया करके जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। प्रत्येक दिन 7 बजे से आपकी क्लास होती है और लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है भाई सी बोल रहे हैं, सभी लोग मुद्रा मांग फलन की बात कर रहे हैं, सी के अलावा कोई नहीं जाएगा, सी के अलावा और कोई नहीं जाएगा, ठीक है बिल्कुल ठीक है। तो भैया ये तरलता जाल की स्थिति भी आपको याद आनी चाहिए। तरलता जाल की स्थिति तो चलिए हम मान लिए कि ये मुद्रा मांग फलन से संबंधित है, लेकिन क्या है ये कहते हैं ना कि एक स्थिति जिसमें पहुंचने के बाद मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि के द्वारा ब्याज दर में कोई कमी नहीं लाई जा सकती है, अर्थात ब्याज की दर एक निश्चित सीमा तक ही कम हो सकती है, उससे ज्यादा ब्याज की दर नीचे नहीं होती है। यही तो तरलता जाल की स्थिति होती है ना भैया। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। 1 माइनस सी अपॉन वाई क्या व्यक्त करता है आप मुझे बता दीजिए। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए और एप्लीकेशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए भाई बता दीजिए मुझे। बिल्कुल ठीक है, चलिए क्या उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ बिल्कुल ठीक है। क्या बोल रहे हैं बहुत सारी गलती कर हो रही है, बहुत सारी गलतियां हो रही हैं, बहुत सारी गलतियां हो रही हैं। 1 माइनस सी अपॉन वाई, 1 माइनस उपभोग बटे आय की बात कर रहा है, तो क्या उत्तर होगा भाई ऑप्शन नंबर एपीएस की बात कर रहा है, एपीएस की बात कर रहा है। तो जितने लोग भी बी बोलेंगे सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, औसत बचत प्रवृत्ति को इंडिकेट कर रहा है। दोस्तों याद रखिएगा कि जो एपीएस होता है औसत बचत प्रवृत्ति होता है, ठीक है। एपीएस जो होता है दोस्तों औसत बचत प्रवृत्ति वो एपीसी इज इक्वल टू 1 होता है। और फिर जब आपको इसको डिफाइन करेंगे
तो ये दोस्तों फार्मूला आ जाएगा। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक। अगला प्रश्न, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट संबंधित है। बच्चों वाला प्रश्न है, बचपन से पढ़ते आए हैं। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, जब इकोनॉमिक्स के टर्म में आप कहीं बोलते हैं तो लोगों को बहुत बड़े अर्थशास्त्री है, लेकिन रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट बहुत छोटी सी बात होती है कि नहीं? चलिए बताइए भाई। बिल्कुल ठीक है। तो रेपो रेट क्या होता है? जिस दर पे आरबीआई के द्वारा बैंकों को ऋण दिया जाता है उसे हम रेपो रेट बोलते हैं। और रिवर्स रेपो रेट में क्या हो जाएगा? इसका ठीक उल्टा हो जाएगा कि जिस दर पर अल्पकाल के लिए आरबीआई द्वारा व्यापारिक बैंकों से उधार लिया जाएगा उसे हम रिवर्स रेपो रेट बोलेंगे। रेपो रेट जब आरबीआई देगा व्यापारिक बैंक, जिस दर पर ऋण देगा उसे रेपो रेट बोलेंगे। और रिवर्स रेपो रेट जब आरबीआई उधार लेगा किससे? व्यापारिक बैंकों से, तो वो दर क्या होगा? रिवर्स रेपो रेट होगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो ये किससे संबंधित है? आरबीआई की साख नीति से संबंधित है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होना चाहिए। अगला प्रश्न, इन निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र में वाक्यांश रूपी माप का पैमाना प्रयोग किया? बढ़िया प्रश्न है, आराम से इस प्रश्न का उत्तर करिए। बढ़िया सा प्रश्न है, आराम से इस प्रश्न का उत्तर करिए। ऑप्शन नंबर जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, प्रश्न बहुत इजी है, बस ये प्रश्न को कठिन इस प्रश्न की भाषा बनाया है। अगर जो आप इस शब्द को समझ के पकड़ लिए तो ये प्रश्न दोस्तों आपके लिए बहुत इजी। अगर जो इस शब्द को आप नहीं पकड़ पाए तो ये प्रश्न आपकी पकड़ से क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा, है ना? है कि नहीं? ऐसा बिल्कुल है। तो देखिए भैया, पीगू साहब जो हैं, एसी पीगू साहब हैं, इन्होंने क्या कहा था कि जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो हम केवल उन्हीं वस्तुओं की माप करते हैं जिसकी माप हम मुद्रा के रूप में कर सकते हैं। सॉरी, अर्थात जब राष्ट्रीय आय की हम गणना करते हैं तो केवल उन्हीं वस्तुओं को राष्ट्रीय आय की गणना करते समय शामिल किया जाता है जिन वस्तुओं की माप मुद्रा के रूप में की जा सकती है ना? तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं भैया, आप काफी अच्छा बोल रहे हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन एक रेपो दर के सही अर्थ की व्याख्या करता है? रेपो दर के सही अर्थ की व्याख्या कौन क्या कर रहा है भैया, बताइए। और थोड़ा सा सभी लोग लाइक तो कर दिया करिए, निवेदन है सभी लोगों से लाइक शेयर किया करिए। इतने सारे लोग क्लास देखते हैं, लाइक शेयर क्यों नहीं करते भैया? चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, क्या उत्तर आ रहा है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसकी बात हो रही है। अभी हम लोगों ने देखा है इस प्रश्न को, गलत नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। अभी हमने देखा था कि नहीं देखा था? अभी तो रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट बताया था। रेपो रेट इट मीन्स कि जब आरबीआई उधार देता है किसको? व्यापारिक बैंक को, जिस दर पे देता है उसे रेपो दर बोलते हैं। और रिवर्स रेपो रेट जब आरबीआई उधार लेता है किससे? व्यापारिक बैंकों से, तो जिस दर पे लेता है उसे रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। तो भैया मैंने ये भी बताया था कि बैंक जो होता है ये अल्पकाल में आरबीआई से उधार लेते हैं, अर्थात जो व्यापारिक बैंक होते हैं वो अल्पकाल में आरबीआई से उधार लेते हैं। यही तो भैया रेपो रेट है, और इसका ठीक उल्टा रिवर्स रेपो रेट है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, थोड़ा सा मैं टेस्ट कर देता हूँ इस प्रश्न, ठीक है? मौद्रिक विभ्रम की बात हो रही है, मौद्रिक विभ्रम की बात हो रही है, मनी इल्यूजन। चलिए, मनी इल्यूजन की बात हो रही है। बढ़िया सा प्रश्न है, थोड़ा आराम से करिएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बिल्कुल ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, मौद्रिक विभ्रम। बहुत सारे लोग क्या बोल रहे हैं भाई? क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं, और कोई ए के अलावा? तो देखिए दोस्तों, बेसिकली मौद्रिक विभ्रम में क्या होता है ना,
कि अर्थव्यवस्था में थोड़ी बहुत मुद्रास्फीति आती है, जैसे थोड़ी बहुत महंगाई आती है। तो जब महंगाई आती है ना, तो लोगों को ये लगता है, महंगाई आएगी तो जाहिर सी बात है कि मुद्रा की मात्रा आपके पास बढ़ रही है। मुद्रा की मात्रा आपके पास बढ़ रही है तो आपकी जो परचेजिंग क्षमता है वो बढ़ रही है, क्रय शक्ति आपकी बढ़ रही है। लेकिन मुद्रा का मूल्य घट रहा है, क्रय शक्ति बढ़ रही है भले से, लेकिन मुद्रा का मूल्य घट रहा है। तो आपको ये लगता है कि पहले से ज्यादा हम अमीर हो गए। इसमें जैसे बहुत सारे लोगों को इस बात की गलतफहमी होगी कि बचपन में हमारे पास 100 रुपए या 200 रुपए हुआ करते थे, तो हम सोचते थे कि हमारे पास बहुत पैसा है। और आज हमारे पास 4,000 रुपए है, 5 रुपए है, 5,000 रुपए है, तो हम सोचते हैं कि हम बहुत अमीर हो गए। उस टाइम बचपन में हम गरीब थे और अभी हम अमीर हैं, ऐसा नहीं है। उस 200 रुपए की वैल्यू उस टाइम अलग थी और आज इस 200 रुपए या 4,000 की वैल्यू अलग है। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों, मौद्रिक विभ्रम है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, आप ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं भैया, ये बोल रहे हैं। तो देखिए, तब महत्वपूर्ण है जब आपकी स्थिति जो होती है वो धीमी होती है, अर्थात महंगाई धीमी होती है। मतलब क्या हो रहा है कि आपका 2021 में मान लीजिए कि कोई वस्तु कितने की है, 100 रुपए की है, तो 2022 में ये वस्तु कितने की हो जाएगी, मान लीजिए कि 105 रुपए की हो जाएगी या 103 रुपए की हो जाएगी। तो मतलब क्या, स्थिति धीरे है। महंगाई कितने प्रतिशत बढ़ी है, 3% आपकी महंगाई बढ़ी है। ठीक है, स्फीति की गति को ये बढ़ा देता है, बिल्कुल ठीक है। जब आप भ्रम में आ जाएंगे कि भैया हम अमीर हो रहे हैं, तो आपके पास क्रय मांग करेंगे, और जब मांग करेंगे तो ये स्फीति अर्थात महंगाई को ये क्या कर देगा, बढ़ा देगा। स्फीति की गति को कम नहीं करेगा भैया, ये बढ़ा देगा। स्फीति की गति को प्रभावित करेगा, क्यों नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए ना। कितने सारे लोग गलत कर रहे हैं, ऐसा क्यों है भाई, गलत क्यों कर रहे हैं इतने सारे लोग। अगला, मुद्रा गुणक निम्नलिखित के बीच अनुपात है। मुद्रा गुणक किसके बीच अनुपात है भैया, इस प्रश्न का उत्तर करिए। मुद्रा गुणक निम्नलिखित के बीच अनुपात है, किसके बीच अनुपात होगा। ऑप्शन नंबर जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर ठीक, मुद्रा गुणक निम्नलिखित के बीच अनुपात होता है। किसके बीच अनुपात होता है भैया, M/H के बीच होता है कि नहीं होता है। मुद्रा गुणक जो होता है वो M/H के बीच अनुपात होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो M/H क्या है भैया, M/H क्या है, M/H क्या है। ऑप्शन नंबर जितने लोग भी ये बोल रहे हैं कि M की M को हम प्राथमिक मुद्रा की बोलेंगे और M को हम मूल मात्रा बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जितने लोग भी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा दोस्तों। जो हमारी प्राथमिक मुद्रा होती है और जो हमारी मूल मुद्रा होती है, इसी का अनुपात जो होता है ये मुद्रा गुणक कहलाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन उच्च शक्ति मुद्रा है। निम्नलिखित में से उच्च शक्ति मुद्रा कौन सी है, सीधी सी बात है, उच्च शक्ति मुद्रा। ऑप्शन नंबर जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या उत्तर आ रहा है भैया, ठीक है, उच्च शक्ति मुद्रा, क्या उत्तर आ रहा है। चलिए आराम से इस प्रश्न का उत्तर करिए, बिल्कुल ठीक है भैया। उच्च मुद्रा शक्ति को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, M0 बोलते हैं ना, या इसे हम प्रारक्षित मुद्रा बोलते हैं ना। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल ठीक है। इसे ही दोस्तों हम लोग आरक्षित मुद्रा भी बोलते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। एक बातें क्या याद आनी चाहिए थी आपको, याद आई थी कि नहीं याद आई थी, M0 की बात या प्रारक्षित मुद्रा की बात कौन सी कमेटी करती है, याद आई कि नहीं आई। ये रेड्डी समिति से संबंधित है। और M1, M2, M3, M4 किससे संबंधित है, चक्रवर्ती समिति से संबंधित है। ये प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि किसने यह विचार प्रस्तुत किया कि मुद्रा के परिमाण सिद्धांत को मुद्रा की मांग का सिद्धांत समझना चाहिए। चलिए भाई बताइए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा,
बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर अब याद आना चाहिए। किसकी? किसकी याद आनी चाहिए? बताइए। ऑप्शन नंबर सी की तरफ सभी लोग बोल रहे हैं। मुद्रा की मात्रा अगर जो दोगुना कर दिया जाए, अगर जो मुद्रा की मात्रा को दोगुना कर दिया जाए तो कीमत स्तर क्या हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। लेकिन मुद्रा की मूल्य में क्या हो, मुद्रा का मूल्य क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ठीक है, यही तो होता है ना। हम किसकी बात कर रहे हैं भैया? ये फ्रीडमैन की बात कर रहे हैं ना। तो जितने लोग भी सी की बात कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो फ्रीडमैन क्या मानते हैं भैया? ये मानते हैं कि यदि मुद्रा की मात्रा दोगुनी कर दी जाए तो कीमत स्तर दो में दोगुना से वृद्धि होगा और मुद्रा के मूल्य में क्या आ जाएगा दोस्तों? आधे की कमी आ जाएगी। मतलब मुद्रा का मूल्य क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन किसी अर्थव्यवस्था में काले धन को नियंत्रित करने का सबसे प्रभावशाली तरीका है? काले धन को हमको नियंत्रित करना है। पहली बात तो आपको याद आना चाहिए कि अच्छा सर जी, काले धन पे नियंत्रण कौन करता है? एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। 2017 के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम था वहां पे पूछा गया था, ये बताइए कि काले धन का नियंत्रण कौन करेगा? तो वहां पे बहुत सारे लोगों ने आरबीआई को टिक किया था। केंद्रीय बैंक के, हमारे देश के केंद्रीय बैंक को उन्होंने क्या किया था? टिक किया था। लेकिन नहीं भैया, काले धन पर जो नियंत्रण करने का कार्य करेगा वो कौन करेगा? सरकार करेगा। और इस नियंत्रण में किसकी सहायता लेगा? वो आरबीआई की सहायता लेगा। लेकिन नियंत्रण, अब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो डिमोनेटाइजेशन करने का निर्णय जो था वो आरबीआई का नहीं था, केंद्रीय बैंक का नहीं था। ये निर्णय किसका था? सरकार का था। फिर सरकार केंद्रीय बैंक के पास गया और कहा कि भैया आप नए नोटों को क्या कर दीजिए, छाप दीजिए, क्योंकि हमको पुराने नोटों को प्रचलन से बाहर करना है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, डीमोनेटाइजेशन अर्थात विमुद्रीकरण, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होता है दोस्तों कि जो पुरानी नोटें हैं वो प्रचलन से बाहर हो जाती है। तो इससे क्या होगा कि जो लोग स्विस बैंक में बड़ी बड़ी मोटी मोटी रकम रखे हैं वो लोग क्या करेंगे? वापस नहीं ला पाएंगे। और वापस लाएंगे भी तो अलग अलग विधियों को अपनाएंगे। और लाते हैं तो उनके पास एक ये भी समस्या होती है कि कहीं अगर जो गवर्नमेंट ने पकड़ लिया तो फिर उचित कार्यवाही हो जाएगी। अगला प्रश्न, कि बृहद या बांड मुद्रा होती है। अब आपको याद आ जाना चाहिए कि सर जी बृहद मुद्रा मतलब M3 की बात हो रही है, M0 आरक्षित मुद्रा, M1 संकीर्ण मुद्रा या नैरो नैरो मनी कहा जाता है। ये सारी चीजें दिमाग में चलनी चाहिए भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, ये की बात सभी लोग बोल रहे हैं, ये के बाद सभी लोग बोल रहे हैं कि M1 और बैंकों में जो अवधि जमा है उसको हम M3 में शामिल करते हैं। अर्थात M3 इज इक्वल टू क्या होता है? विस्तृत मुद्रा इज इक्वल टू M1 प्लस बैंकों में जो अवधि जमा होता है उसको शामिल किया जाता है। M1 सर क्या होता है? फिर आपके दिमाग में आना चाहिए। अच्छा, M1 में क्या होता है कि चलन में जो मुद्राएं होती हैं उसको शामिल करते हैं, अर्थात जो नोट होते हैं, जो सिक्के होते हैं, ठीक है। और M3 में M1 प्लस बैंकों में अवधि जमा को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, दिस इज द राइट आंसर। कर में ऊर्ध्व समता से तात्पर्य एक क्षैतिज समता और कराघात में ऊर्ध्व समता से तात्पर्य। ये प्रश्न लगातार 3 दिन से आ रहा है और मैं लगातार आप लोग को बता रहा हूँ कि कराघात के संदर्भ में ऊर्ध्व समता और क्षैतिज समता की बात की जाती है ना। क्या उत्तर होगा भाई? बताइए इस प्रश्न का उत्तर। बिल्कुल ठीक है। और ये किसका सिद्धांत है? प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि ये बताइए कि कराधान के संदर्भ में, कराघात के संदर्भ में करारोपण को 2 भागों में बांटने का कार्य किसने किया? तो वो किया भैया किसने? डाल्टन साहब ने। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा सकता है।
ठीक है। ये कराघात को दो भागों में बांटने का कार्य किसने किया? डाल्टन ने किया। डाल्टन ने एक ऊर्ध्व समता बताया और दूसरा क्षैतिज समता बताया। तो जो ऊर्ध्व समता है इसके अंतर्गत क्या होता है कि अगर जो आपकी परिस्थितियां असमान भी हैं तो असमान परिस्थिति में करदाता जो होता है असमान कर अदायगी अदायत्री होता है। मतलब अलग अलग परिस्थितियों में करदाता जो है वो अलग अलग टैक्स देता है। और क्षैतिज समता के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों कि समान आय वाले जितने भी लोग होते हैं वो समान रूप से टैक्स देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, केंद्र द्वारा आयकर पर अधिभार लगाने से प्राप्त आय। चलिए थोड़ा आराम से करिएगा, थोड़ा सा आराम से करिएगा इस प्रश्न को। क्या उत्तर होगा कि केंद्र द्वारा आयकर पर अधिभार लगाने से प्राप्त आय। चलिए क्या उत्तर होगा? जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर जो आयकर पर अधिभार लगाया जा रहा है, ठीक है, तो क्या होगा? अधिभार मतलब क्या? सरचार्ज की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग हिंदी समझने वाले नहीं होते। सरचार्ज की बात हो रही है, अधिभार अधिभार का मतलब, ठीक है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं ना कि ये पूर्णतः राज्यों के बीच बांटी जाती है। ये पूर्ण रूप से क्या होता है दोस्तों कि राज्यों के बीच में ही बांटी जाती है। और इसके अंतर्गत दोस्तों निगम कर आता है, आयकर आता है, उत्पादन शुल्क आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि मुद्रा और स्फीतिक दबाव को नियंत्रित करने के लिए राजकोषीय नीति को अपनाना चाहिए। थोड़ा आराम से करिएगा इस प्रश्न का उत्तर, ठीक है। थोड़ा सा आराम से इस प्रश्न का उत्तर करिए कि मुद्रा स्फीतिक दबाव को नियंत्रित करने के लिए राजकोषीय नीति को अपनाना चाहिए। अब आपको ऐसे हवा में नहीं चलना है, आपको बस ये चलना है कि सर जी मुद्रा स्फीतिक दबाव मतलब अगर जो मुद्रा स्फीति की बात कर रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये महंगाई की बात कर रहा है। महंगाई किस तरीके से आती है? दो प्रकार से आती है। एक, वस्तुओं के मांग में वृद्धि होने के कारण कीमतों में वृद्धि होती है तो इसे मांग जनित मुद्रास्फीति बोलते हैं। दूसरा लागत जनित मुद्रास्फीति होता है। इसके अंतर्गत वस्तुओं की लागतों में वृद्धि होती है, इसके कारण कीमतों के मूल्य में वृद्धि होती है, तो ये भी महंगाई को उत्पन्न करता है। इस तरीके से दिमाग जो है वो आपका थोड़ा सा प्रोसेस करना चाहिए ताकि कंफ्यूजन की स्थिति विद्यमान ना हो। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ क्या उत्तर आ रहा है भाई? डी बोल रहे हैं, सभी लोग डी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं कि सट्टा विनियोग की दशा बदलने को, बात भाई बिल्कुल ठीक है। और अनुत्पादक विनियोग को क्या किया जाए? नियंत्रित किया जाए। जो उत्पादक नहीं है उसको हम नियंत्रित करें और उत्पादक विनियोग को हम क्या करें? प्रोत्साहित दें। ताकि अगर जो जब हम प्रोत्साहित करेंगे भैया तभी तो वस्तुएं ज्यादा हो पाएंगी और जब वस्तुएं ज्यादा होंगी तो मांग व पूर्ति क्या होने लगेगी कि समन्वय स्थापित करने लगेगी। तो जितने लोग भी डी की बात बोल रहे हैं उपरोक्त सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसने राज्य की बढ़ती हुई क्रियाओं के नियम का प्रतिपादन किया? कृपया करके जो लोग भी हमारे पुराने छात्र हैं इस प्रश्न का उत्तर न दीजिएगा तो बेहतर होगा, क्योंकि मुझे पता है आपने कि आप करेंगे, इस प्रश्न का उत्तर मानेंगे नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए। आपको पता होगा मैंने बहुत बार इस प्रश्न को करवाया। क्या उत्तर हो जाएगा? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो एक लाइन की बात क्या कहा था उन्होंने? कहा था कि अगर जो राष्ट्र की जीडीपी बढ़ रही है, अगर जो राष्ट्र की जीडीपी बढ़ रही है तो सरकारी राजस्व में क्या होगा? सरकारी राजस्व में वृद्धि होगी। और इससे क्या हो जाएगा कि जब सरकारी राजस्व में वृद्धि होगी, सरकार को आय ज्यादा प्राप्त होगा तो सरकार व्यय ज्यादा करेगी। ठीक है, ये बात किसने कहा था? ये बात भैया कही थी वैगनर साहब ने। तो कोई गलत तो नहीं कर रहा है। तो जितने लोग भी जी बोल रहे हैं, वैगनर की बात कर रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने सरकार की भूमिका को आवंटक, वितरक तथा अस्थायित्व के रूप में पहचाना है? चलिए
बिल्कुल ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर करिए कि निम्न में से किसने सरकार की भूमिका, किसने ये बात कही कि एक अर्थव्यवस्था में सरकार की जो भूमिका हो वो आवंटक के रूप में हो, साथ ही साथ वितरक के रूप में हो, और साथ ही साथ वो अस्थायित्व को भी प्राप्त कराए। ये बात किसने कही थी भाई? ठीक है, तो सरकार की भूमिका को 3 भागों में बांटने का कार्य जो किया था वो मस्ग्रेव साहब के द्वारा किया गया था। और जो भाग क्या क्या थे? आवंटन का कार्य, वितरक का कार्य और अस्थायित्व का कार्य। तो ऑप्शन नंबर बी, आई डोंट थिंक सो कि कोई गलत करेगा। अगला प्रश्न कि बजट घाटा सम्मिलित नहीं किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दिमाग को खुला करके इस प्रश्न का उत्तर करना है, नहीं तो गलतियां बहुत होंगी। दिमाग अगर जो खुला है तो आप इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत नहीं करेंगे। चलिए बता दीजिए मुझे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा भाई? ठीक है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है भाई, बी वाले सब सही हैं, बी वाले जितने भी है ना सब के सब सही। कलेक्शन पक्का, इस बार बिल्कुल पक्का है बी वालों का। मैं बोल रहा हूँ कि ईमानदारी से पढ़िए, ठीक है? फिर भी बहुत सारे लोग नहीं पढ़ रहे हैं, फिर भी बहुत सारे लोग नहीं पढ़ रहे हैं। बीओपी की बात हो रही भैया, ये बीओपी की बात हो रही है, भुगतान असंतुलन की बात यहाँ पे हो रही है। तो ये कैसे हो जाएगा भैया बजट घाटा में? ये थोड़ी सा। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, आई डोंट थिंक कोई गलत कर, कोई गलत नहीं कर रहा है ना? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि निम्न में से कौन सा करारोपण का प्रमुख उद्देश्य है? ये भी बहुत अच्छा सा प्रश्न। करारोपण, सरकार क्यों टैक्स लगाती है भाई हमारे ऊपर? सरकार को कोई शौक है क्या टैक्स लगाने का, कि आम जनता को खूब टैक्स लगाओ और उनसे क्या करो, उनका शोषण करो? क्यों लगाती है टैक्स सरकार हमारे ऊपर, बता दीजिए। ठीक है, क्या उत्तर होगा? बिल्कुल भाई, तो बहुत छोटी सी बात है कि सरकार हमारे ऊपर टैक्स अर्थात करारोपण इसलिए लगाता है। करारोपण की व्यवस्था क्यों है? ताकि सरकार को आय प्राप्त हो सके। जब सरकार को सार्वजनिक आय प्राप्त होगा तो इस आय को वो अर्थव्यवस्था में क्या करेगा? व्यय करेगा। व्यय करेगा तो हमारे देश का संरचनात्मक विकास होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, बिजली, ये सारी चीजें हमारी इम्प्रूव होंगी। और जब ये सारी चीजें इम्प्रूव होंगी तो एक जो व्यक्ति होगा उसके अंतर्गत, एक जो नॉर्मल व्यक्ति होगा, आम जनता होगा, उसके अंदर भी निवेश की प्रेरणा आएगी, तो निवेश करने के लिए उत्साहित होगा। अगला प्रश्न है बच्चों वाला कि लेफरबर्ग निम्नलिखित में से किसके मध्य संबंध बताता है? चलिए, लेफरबर्ग की बात हो रही है, क्या उत्तर होगा बताइए? लेफरबर्ग की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ रोज आ रहा है ये प्रश्न, आजकल आजकल ये प्रश्न रोज आ रहा है। ठीक है, क्या भैया? कर की दर तथा कर राजस्व में कैसा संबंध बताते हैं, सीधा या उल्टा? कमेंट करके बताइए कि लेफर बकर के अंतर्गत, ठीक है, ये बात तो सबको पता होगी कि कर की दर, ठीक है, और ये कर राजस्व के बीच संबंध को बताता है, इसमें कोई डाउट नहीं। उल्टा संबंध या सीधा संबंध जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय विकास परिषद, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत गलत होने वाला ये प्रश्न है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा गलत होने वाला ये प्रश्न है। चलिए, क्या उत्तर होगा? है ना, विपरीत संबंध पाया जाता है ना? बिल्कुल ठीक है भैया, एब्सोल्युटली आप ठीक बोल रहे हैं, विपरीत संबंध पाया जाता है। चलिए, ऑप्शन नंबर क्या उत्तर आ रहा है?
ए के अलावा और कोई नहीं है, ए के अलावा कोई नहीं है। आई डी ए। अब आपको हो सकता है कि ज़्यादा अच्छे से समझ, आईडीए के बारे में आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा। इसी को दोस्तों हम लोग इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन बोलते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद हिंदी में बोला जाता है। और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम विश्व की सुलभ ऋण खिड़की बोलते हैं, क्योंकि ये दीर्घकाल में क्या करता है दोस्तों, दीर्घकालीन ऋण देता है, बहुत ही कम ब्याज दर पे या ना के बराबर ब्याज के दर पे। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं ठीक है। आईडीए की स्थापना कब हुई भाई, बताएंगे आप लोग? आईडीए की स्थापना कब हुई, कमेंट करके जरूर बताइए मुझे। आईडीए की स्थापना डेट सहित बताना है, महीने, डेट और वर्ष, ये तीनों बताने हैं। आईडीए की स्थापना कब हुई, कमेंट करके बताइए। अजीब सा प्रश्न आ गया आपके सामने, पता नहीं ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, आप लोग शायद न पढ़ पाए। चलिए आगे मूव करते हैं। अगला प्रश्न, एक सामान्य बाजार जहां जहां ठीक है 1960 तो ठीक है भैया, लेकिन आप हमें दिन भी बता दीजिए, महीना भी बता दीजिए, क्योंकि 1960 के साथ बहुत सारी चीजें दे देता है। 1960 के साथ ये बात एग्जामिनर को भी पता है कि आप 1960 जानते होंगे कि आईडीए की स्थापना। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या उत्तर होगा? सी बोल रहे हैं सभी लोग, और कोई भैया? सी के अलावा और कोई? सी के अलावा और कोई नहीं है? चलिए, अगर जो नहीं है तो बहुत अच्छी बात है कि एक सामान्य बाजार जहां सदस्य देश बृहद आर्थिक एवं विनिमय नीतियों का समन्वय करते हैं, आर्थिक नीतियां बनाते हैं और विनिमय दर की नीतियों को बनाते हैं कि किस तरीके से अपने व्यापार को हम सुचारू रूप से चलाएं। इसे दोस्तों हम क्या बोलेंगे, आर्थिक संघ बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी, दिस इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। एक लोगों का उत्तर बिल्कुल ठीक आ रहा है, वैभव सिंह जी का उत्तर आ रहा है कि भैया 24 सितंबर 2000, 24 सितंबर 2000 सॉरी 24 सितंबर 1960। ठीक है, तो याद रखिएगा आईडीए की जो स्थापना हुई थी वो 24 सितंबर 1960 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिए। अगला, निर्यात की दी हुई मात्रा के बदले में आयात की जाने वाली अधिकतम मात्रा को करने वाला वक्र कहलाता है। थोड़ा सा आराम से करिएगा इस प्रश्न का उत्तर। बिल्कुल ठीक। और दोस्तों जिन लोगों ने भी, जो लोग भी यूपी टीजीटी पीजीटी या झारखंड टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको दोस्तों फुल मतलब जितनी भी चीजें आपके काम की हो सकती हैं मेरे द्वारा एक स्ट्रेटजी के तहत आपको प्रोवाइड की जा रही है। कम समय में आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। पूरी इकोनॉमिक्स आपको पढ़ाई जा रही है, एक एक घंटे आपको क्लास देखना होगा। वहाँ पे पूरी इकोनॉमिक्स की नोट्स दी जा रही है, कम से कम 40 मिनट नोट्स पढ़िए। बहुत सारे टेस्ट सीरीज दिए जा रहे हैं, एक टेस्ट सीरीज को रोज अटेम्प्ट करिए और प्रीवियस ईयर पेपर दिए जा रहे हैं, एक प्रीवियस ईयर पेपर को रोज पढ़िए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। ये सारा प्रोसेस करने में 4 से 5 घंटे लगेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कहीं भी इधर उधर से कुछ आपको कलेक्ट करने की जरूरत दोस्तों नहीं पड़ेगी। एडमिशन जो है वो ओपन है, एडमिशन की फीस केवल और केवल दोस्तों 2000 रुपये है। तो 2000 रुपये आपको इस नंबर पे पेमेंट करना होगा, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से, और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक है, उस लिंक को आप क्या करिए कि एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहां से डायरेक्ट भी कोर्स को परचेज कर। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, डी बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं। चले, तो सभी लोग डी बोल रहे हैं। प्रस्ताव वक्र किसकी याद आ रही है? प्रस्ताव वक्र किसने दिया था, बताइए मुझे। तो निर्यात की दी हुई मात्रा के बदले में आयात की जाने वाली अधिकतम मात्रा को प्रदर्शित करने वाला जो वक्र है, ये प्रस्ताव वक्र के माध्यम से प्रदर्शित होता है। ठीक है, किसने दिया था, किसकी याद आनी चाहिए? मार्शल और एजवर्थ की याद आनी चाहिए थी कि नहीं आनी चाहिए? बिल्कुल याद आनी चाहिए। ठीक है,
मार्शल और एजवर्थ। अगला, एक लचीली विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत विनिमय दर निर्धारित होता है। बिल्कुल ठीक है। चलिए, बिल्कुल कि बताइए, एक लचीली विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत विनिमय दर निर्धारित होता है और हमारे देश का जो विनिमय दर है वो लचीली विनिमय दर के आधार पे ही हमारे भी देश का विनिमय दर निर्धारित होता है। क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सी बोल रहे हैं सभी लोग। ठीक है भैया, लचीली विनिमय दर जो होती है वो विदेशी बाजार में मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पे ही आपकी विनिमय दर का निर्धारण किया जाता है। तो एब्सोल्युटली ठीक है, ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मार्शल लर्नर शर्त संबंधित है। इजी सा प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। मार्शल लर्नर शर्त संबंधित है। आपको 3 कंडीशन याद आने चाहिए। कौन कौन से भैया? एक तो EX प्लस EM जब क्या होता है इज इक्वल टू 1 के होता है। दूसरा EX, ठीक है, प्लस EM जब ग्रेटर देन किसके होता है? 1 के होता है। और EX प्लस EM जब लेस देन किसके होता ग्रेट सॉरी ये वाला लेस देन हो जाएगा, ये किसके हो जाएगा? ये ग्रेटर देन हो जाएगा। तो बताइए भाई, बी बोल रहे हैं अवमूल्यन के लाभ हानि की बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं अवमूल्यन के लाभ हानि से है दोस्तों, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि किसी देश के द्वारा अवमूल्यन करने से 3 प्रकार की दशाएं उत्पन्न हो सकती है। अगर जो कोई देश अवमूल्यन कर रहा है तो 3 प्रकार की दशाएं उत्पन्न हो रही हैं। यदि पहली अवस्था है तो इस अवस्था में क्या हो रहा है भैया? इसमें स्थिर व्यापार संतुलन। यदि ये दूसरी अवस्था है तो इसमें क्या हो रहा है भैया? इसमें प्रतिकूल भुगतान संतुलन की बात होती है और सॉरी व्यापार संतुलन की बात होती है, और इसमें क्या होता है? अनुकूल होता है। ये बात आपको याद आना चाहिए था। ठीक है, अगला प्रश्न, ये वक्र संकल्पना के अनुसार अवमूल्यन सहायक होता है। अच्छा सा प्रश्न है, थोड़ा आराम से करिएगा, गलतियां होती हैं बहुत सारी। चलिए, जे वक्र संकल्पना की बात हो रही है। चलिए, चलिए क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ठीक है। तो जो जे वक्र संकल्पना है भैया, उसके अंतर्गत कौन सी बातें होती हैं? उसके अंतर्गत दोस्तों यही तो बात होती है जे वक्र संकल्पना के अनुसार कि जब कोई देश अवमूल्यन करेगा, जब कोई देश अवमूल्यन करता है तो प्रारंभ में उसके भुगतान असंतुलन में वृद्धि होती है। प्रारंभ में जो भुगतान असंतुलन होता है उसमें वृद्धि होता है, लेकिन दीर्घ काल में भुगतान असंतुलन में क्या होती है? कमी आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा, केवल और केवल दीर्घकाल में। एब्सोल्युटली, स्टार्टिंग में भुगतान असंतुलन में वृद्धि हो जाएगी, लेकिन दीर्घकाल में भुगतान असंतुलन में कमी आएगी। ये बात जे वक्र संकल्पना के आधार पे कही गई है। अगला प्रश्न जो है ये देखने में बहुत इजी है, परेशान करता है। तुलनात्मक लागत की बात आ जाए तो रिकार्डो साहब आपको याद आ जाने चाहिए थे। तो तुलनात्मक लागत का सिद्धांत किसको मान्यता देता है सिवाय इसके? मतलब किसको मान्यता नहीं देना है, ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, ध्यान से पढ़ना है। क्या उत्तर होगा? जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, आराम से करिएगा इस प्रश्न का उत्तर। जो प्रश्न इस प्रश्न का उत्तर बेहतर करेगा ना, वो वाकई में इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है, वाकई में इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है। जो बेहतर इस प्रश्न को करेगा वो वाकई में इकोनॉमिक्स को पढ़ रहा है, और जो नहीं करेगा वो क्या हो जाएगा? वो थोड़ा सा विचार करे। ठीक है, देखिए डी वाले 4 लोग ऊपर चल दिए, नीचे सारे लोग जो उत्तर करेंगे वो डी ही करेंगे। ऊपर से 4 लोग डी बोल दिए तो
बिल्कुल भैया, डी वाले कर रहे हैं तो हम भी डी कर दें। ठीक है भैया, तुलनात्मक लागत का सिद्धांत किसने दिया था? रिकार्डो साहब के द्वारा दिया गया था। ठीक है, ये जाहिर सी बात है कि ये इन्होंने यातायात लागत को सम्मिलित नहीं किया था। एब्सोल्युटली भाई राइट है। उत्पत्ति के दो साधनों को बताया था। 2x2 मॉडल आपको याद ही होना चाहिए। तकनीकी जो है वो परिवर्तित नहीं होती है, मतलब तकनीकी को इन्होंने क्या बनाया था? तकनीकी को स्थिर माना था। तकनीकी को क्या माना था? स्थिर माना था। तो बात तो भैया ये भी ठीक है, तकनीकी अपरिवर्तित है। दो देशों के बीच स्वतंत्र व्यापार होता है, तो बात तो बिल्कुल ठीक है। इन्होंने सरकार के हस्तक्षेप की बात कहाँ की थी भाई? तो ये तो सारे ऑप्शन सही हैं, इसमें तो सारे ऑप्शन सही हैं। ठीक है, ये सारे ऑप्शन सही हैं भाई, इसमें कोई भी उत्तर सही नहीं है। मतलब कोई भी इसका एक प्रॉपर आंसर नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे नन ऑफ दिस कर दीजिए। ठीक है, नन ऑफ दिस कर दीजिए, नॉट। ठीक है, NOT कर दीजिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ई, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। बार बार बोलता हूँ कि आप रिकार्डो साहब का तुलनात्मक लागत सिद्धांत की मान्यता पढ़िए, हैरड डोमर साहब के मॉडल की मान्यता पढ़िए, सोलो साहब के मॉडल की मान्यता को पढ़िए। ठीक है, इन सारे मान्यताओं को पढ़ते रहिए, हैबरलर की मान्यताओं को पढ़िए। ठीक है, चलिए, अच्छा सा प्रश्न है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि विपरीत भुगतान संतुलन को सुधारा जा सकता है। भुगतान असंतुलन की स्थिति कब आती है भैया? फिर दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा सर, इसलिए आती है ताकि सरकार जो है वो आय कम प्राप्त करता है लेकिन सरकार का व्यय ज्यादा होता है, तो ऐसी स्थिति में सरकार को हानि होता है, तो भुगतान असंतुलन की स्थिति यहाँ से क्रिएट हो जाती है ना? देखिए, एग्जाम में अगर जो आपको चारों ऑप्शन सही लग रहे हैं, तो जैसे देखिए, दो बातें मेरी बहुत धैर्य से सुनिएगा, ये कहीं कहीं बहुत ही डिसाइडिंग फैक्टर होता है। दो बातें हमारी बहुत ही धैर्य से आराम से सुनिएगा और दिमाग के अंदर रहने दीजिएगा। अगर जो आपको चारों ऑप्शन सही मिलते हैं, तो उसमें बहुत सारे बुद्धिजीवी ऐसे होते हैं जो किसी पे टिक नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि यार इसमें से तो कुछ सही ही नहीं है, तो हम किसी पे टिक ही नहीं करेंगे। अगर जो आप टिक नहीं किए हैं उस प्रश्न का उत्तर, तो जब जनरल मार्किंग दी जाएगी तो आपको उस पर अंक नहीं दिया जाएगा। तो सबसे बेहतर उपाय ये है कि जब चारों ऑप्शन आपके सही हैं, तो जो पहला वाला उत्तर है उसको आप सही टिक कर दीजिए, मतलब गोला उसमें आप भर दीजिए। अगर जो आप ऐसा करते हैं कि किसी पे भी टिक नहीं करते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको उस प्रश्न का उस पे आपको अंक मिले ही ना। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जरूर अटेम्प्ट करिएगा। अगर जो मान लीजिए कि बी और सी दो ऑप्शन सही है, तो जो पहला वाला ऑप्शन है उसको आप टिक करिएगा। अब ये नहीं कि सी वाले को कर, बी वाले को टिक करिएगा, क्योंकि आयोग कभी कभी कहता है कि भैया जो पहले उत्तर सही दिया गया था उसी को आपको करना था, आप आगे पढ़े क्यों? जब पहले उत्तर सही मिल गया तो आपको आगे पढ़ना ही नहीं था। तो पहला जो ऑप्शनों में सबसे पहले सही उत्तर हो उसी को देना है, एक से अधिक अगर जो आपको सही उत्तर मिलते हैं तो। ठीक है, अगला कि विपरीत भुगतान संतुलन को सुधारा जा सकता है। कैसे कैसे सुधारा जाएगा? ऑप्शन नंबर, चलिए, विपरीत भुगतान संतुलन को सुधारा जा सकता है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, क्या बोल रहे हैं भैया? डी बोल रहे हैं ना, हम अवमूल्यन कर देंगे। अवमूल्यन कर देंगे, बात भैया बिल्कुल ठीक है, अवमूल्यन के द्वारा सुधारा जाता है, हमने बहुत बार देखा है। पुरजोर निर्यात संवर्धन कार्यक्रम करेंगे ताकि हमारी वस्तुएं क्या हो जाएंगी, बाजार में जाएंगी, तो विदेशी बाजार में जाएंगी तो वहां से हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होगा, विदेशी मुद्रा मिलेगा तो हमारे भुगतान संतुलन में सुधार आएगा। आयात प्रतिस्थापन करेंगे, दूसरे देश की वस्तुओं को अपने देश में नहीं मंगवाएंगे। अगर जो अपने देश में मंगवाएंगे तो हमारे देश का जो एक तरीके से हमारे RBI के पास जो विदेशी मुद्रा है
उसका हमें ह्रास होगा और विदेशी मुद्रा का ह्रास होगा, तो इसका मतलब कि आप फिर भुगतान असंतुलन की स्थिति में चले जाएंगे। तो हम अपने देश के अंदर ही बनी वस्तुओं को क्या करेंगे, उसी का हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे और विदेशी मार्केट में बेचेंगे। दूसरे देश से आई वस्तुओं को हम क्या करेंगे, खरीदने से थोड़ा सा बचेंगे। तो उपरोक्त सभी जितने लोग भी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन अल्प बचत कोष में सम्मिलित नहीं किया जाता है? निम्न में कौन राष्ट्रीय अल्प बचत कोष में सम्मिलित नहीं किया जाता है? अच्छा सा प्रश्न है, क्या उत्तर हो जाएगा भाई? बिल्कुल, निम्न में कौन राष्ट्रीय अल्प बचत कोष में सम्मिलित नहीं किया जाएगा? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या उत्तर आएगा भाई? बिल्कुल ठीक है। अब इसके लिए तो आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट अगर जो बहुत अच्छे से क्लियर नहीं है तो दिक्कत होने वाली है, पक्का होने वाली है। तो जितने लोग भी यहाँ पे क्या बोलेंगे, जी बोलेंगे, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रीय अल्प बचत कोष के अंतर्गत व्यापारिक बैंकों की अवधि जमा को हम सम्मिलित नहीं करेंगे। राष्ट्रीय बचत अल्प पत्र कोष है, उसके अंतर्गत दोस्तों वरिष्ठ नागरिक बचत योजना सम्मिलित है, डाकघर अवधि जमाएं सम्मिलित है, किसान विकास पत्र सम्मिलित है, सुकन्या समृद्धि योजना संबंधित है, प्रधानमंत्री जन धन योजना संबंधित है। व्यापारिक बैंक की अवधि जमाएं सम्मिलित नहीं होती हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। दोस्तों वीडियो को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। और प्रत्येक दिन 7 बजे से आपकी क्लास होती है, तो सुचारू रूप से रोज आपकी क्लास होती है, तो 7 बजे आप हमें जरूर लाइव ज्वाइन करिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, चलिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। चलिए, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी की तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं। और कोई भाई? बिल्कुल ठीक है। हाल के वर्षों में निम्न में भारत में बाह्य ऋण में कौन घटक मुख्य रहा है? ठीक है, तो दोस्तों हमने वाणिज्य उधारियां जो है वो ज्यादा ली हैं। ठीक है, तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। और ये उधारियां लगभग कितनी है दोस्तों? 38% है। तो जितने लोग भी बी कर रहे हैं, आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे कोई गलत करेगा। सभी लोग ठीक कर रहे हैं ना? हाँ, ठीक कर रहे हैं, बिल्कुल सही। अगला, भारत सरकार की स्टार्टअप इंडिया पहल का उद्देश्य क्या है? ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट ने जो स्टार्ट किया था ना, हमारे प्रधानमंत्री जी का एक ये महत्वपूर्ण पहल था, स्टार्टअप इंडिया। इसका क्या उद्देश्य था भाई, बता दीजिए मुझे। स्टार्टअप इंडिया की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? 16 जनवरी 2016 को हुई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा, स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को इसकी होती है भैया शुरुआत। ठीक है, बताइए इस प्रश्न का उत्तर नंबर क्या होगा? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं, नव परिवर्तन को विकसित करना बोल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है भैया, नव परिवर्तन को विकसित करने की ये बात कर रहे हैं। दीर्घकालिक आर्थिक समृद्धि को प्रेरित करना, बिल्कुल ठीक है, कि दीर्घकाल में आप किस तरीके से आर्थिक समृद्धि को प्राप्त कर सके और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसरों को सृजित करना। तो जितने लोग भी उपरोक्त सभी बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक। अगला, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का उद्देश्य है। चलिए भाई, थोड़ा आराम से करिए इस प्रश्न का उत्तर। चलिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का उद्देश्य क्या है? और दोस्तों कृपया करके जो लोग भी एडमिशन अभी ले रहे हैं, आप कृपया करके स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पे जहाँ पे आपने पेमेंट किया है, इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिए। ठीक है, आपसे हमारी बात क्लास ओवर होने के बाद ही हो पाएगी। ठीक है, लगातार लोग फोन करते हैं।
उनका भी कसूर नहीं है। उनको ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो कि मेरा 2000 रुपये कहीं और चला गया। तो एक बार कंफर्म करते हैं कि सर पेमेंट कर दिया है मैंने, पहुंच गया है कि नहीं पहुंच। चलिए ठीक है, क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर डी सभी लोग बोल रहे हैं भाई। डी में ऐसा क्या है? चलिए, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का उद्देश्य है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को राष्ट्रीय आय का 2.5% करना, बिल्कुल ठीक है। और साथ ही साथ में प्रत्येक परिवार को एक स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करना, जिला स्तर पर अधिकांश द्वितीयक देख रेख प्रदान करना। तो जितने लोग भी उपरोक्त सभी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सूक्ष्म, छोटे तथा मध्यम क्षेत्र के उद्योगों के संबंध में सही नहीं है? थोड़ा आराम से करिएगा। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि निम्न कथनों में कौन सा कथन सूक्ष्म, छोटे तथा मध्यम क्षेत्रों के उद्योगों के संबंध में सही नहीं है? क्या उत्तर होगा भाई? चलिए, और देखिए दोस्तों, आज टीचर्स डे है, आप सबको पता है। तो बस मैं एक 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 बात आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज में जो एक शिक्षक को सम्मान प्राप्त होना चाहिए, वो नहीं प्राप्त होता है। वो केवल किसी इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही है, सबकी बात होती है। एक जो शिक्षक होता है वो अपनी पूरी लाइफ एक तरीके से क्या कर देता है, स्पेंड कर देता है, ताकि वो क्या कर सके कि आपको इंफॉर्मेशन डिलीवर कर सके। ठीक है। एक जो अगर जो आप, हालांकि काम किसी का छोटा बड़ा नहीं होता है। जब आप किसी ऑफिस में जाते हैं और आपको एक क्लर्क भी मिलता है ना, तो उससे काम करवाना होता है, तो आप बहुत सर 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 बोलते हैं, सर ये सर वो। एक कांस्टेबल आपको दिखाई देता है तो उसको भी सर आप बोलते हैं, बोलना भी चाहिए, इसमें ऐसी कोई बात भी नहीं है कि आप उसको डिसरिस्पेक्ट दिखाइए। लेकिन ये जो रिस्पेक्ट है ना, वो आम टीचर को मिल नहीं पाता है। और हालांकि ये भी बात सही है कि जैसे ये तो अनवरत चलता आ रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी से, कि मतलब 1950 के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, कि क्या है कि बच्चों के सामने थोड़ा सा टीचर को लेकर के वो हंसी मजाक कर लेते हैं ताकि उनका भी माइंड फ्रेश हो जाए। तो यहाँ तक तो बात ठीक है। लेकिन अगर जो किसी भी टीचर के प्रति आप दुर्भावना की व्यवहार रखते हैं, तो आप विश्वास मानिए कि उससे कुछ सीख नहीं पाए। वो चाहे कितना भी अच्छा पढ़ा दे, अगर जो आप उसके प्रति थोड़ी भी गलत भावना रखते हैं, तो यार आप उससे बिल्कुल नहीं सीख पाएंगे, ये बात तय है। ये मैं पर्सनल अनुभव के आधार पे आपको बता रहा हूं। तो ठीक है, थोड़ी बहुत मजाकें होती रहती हैं, कभी कभी चीजें थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाती है, उसको मैनेज करना चाहिए। और आप भी मान लीजिए कि टीचर बनने के राह पे ही हैं, टीचर बन ही जाएंगे। तो चलिए, क्या उत्तर होगा? नहीं नहीं, मैं किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, मैं पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ, मैं खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार की बात कर रहा हूँ, है ना? तो एक टीचर को प्रॉपर रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। जो मतलब अदर जगह आप देते हैं अननेसेसरी, वहाँ उससे ज्यादा एक टीचर, ठीक है। मतलब एक टीचर से हमारी मुलाकात होने वाली है, इकोनॉमिक्स के ही टीचर हैं। मेरी बहुत इच्छा है कि बहुत जल्दी मैं उनसे मिलूं, ठीक है। जिनकी किताबें बहुत सारी लोग इकोनॉमिक्स की पढ़ते हैं, उन्हीं से हमारी मुलाकात बहुत जल्दी होने वाली है। तो आप लोगों को बताया जाएगा जब भी मुलाकात होगी, तो वो भी मेरे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पल होगा, क्योंकि मैं भी बचपन से इकोनॉमिक्स की उनकी किताब, मतलब बचपन से क्या, ग्रेजुएशन से उनकी किताबों को पढ़ता आया हूँ। तो मज़ा आने वाला है। चलिए, तो क्या उत्तर हो जाएगा? बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर हो जाएगा? चलिए, बिल्कुल ठीक है। चलिए, हाँ, बहुत सारे लोग समझ भी गए कि किसकी बात मैं बोल रहा हूँ। हाँ, चलिए, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है कि अर्थव्यवस्था में संपत्ति केंद्रित करने
की विशाल क्षमता रखते हैं। ठीक है, क्योंकि वो ऐसी शख्सियत है। ठीक है, देखिए एक किताब पब्लिश करने में जो हम और आप पढ़ते हैं ना, वो एक जो इंसान लिखता है ना, वो पूरी जिंदगी अपनी क्या कर देता है, पा देता है, पूरी जिंदगी लगा देता है। इतना आसान कुछ नहीं होता है, उसको कुछ ना कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट करता रहता है समय के अनुसार। तो ऐसे लोगों से यार मिलना मतलब बहुत बड़ी बात एक तरीके से है ना। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, जी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन सूक्ष्म, छोटे तथा मध्यम क्षेत्र के उद्योगों के संबंध में सही नहीं है। तो सही ये नहीं है कि अर्थव्यवस्था में संपत्ति केंद्रित करने की ये विशाल क्षमता रखते हैं। नहीं भैया, ये विशाल क्षमता नहीं रखते हैं। इससे आप क्या कर सकते हैं कि सूक्ष्म, छोटे तथा मध्यम क्षेत्र से आप अपनी क्या कर सकते हैं कि आप अपनी आय को, अपने व्यक्तिगत आय को आप अधिकतम, लघु एवं कुटीर उद्योग के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सर्वव्यापी आधारभूत आय के विचार को प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, चलिए चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि सर्वव्यापी आधारभूत आय के विचार को प्रोत्साहित करना चाहिए। चलिए बढ़िया सा प्रश्न है, क्या उत्तर हो जाएगा? चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं भाई, डी बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, उपरोक्त सभी सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से बिल्कुल ठीक है, गरीबी घटाने के दृष्टिकोण से और न्यूनतम जीवन स्तर के दृष्टिकोण से सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल दोस्तों ठीक होने वाला है। उपरोक्त सभी सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो सर्वव्यापी आधारभूत आय के विचार को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि सामाजिक न्याय सबको मिल सके, गरीबी घटाई जा सके और न्यूनतम जीवन स्तर के दृष्टिकोण से भी ये ठीक हो जाए। तो जितने लोग भी जी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला प्रश्न कि निम्न में से कौन एक अपकिरण का माप नहीं है? और बिल्कुल दोस्तों देखिए, जितने लोग भी, जैसे खास करके मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जुड़ा रहा हूँ और वहाँ पे जितने भी प्रोफेसर मिले, मतलब जितनी भी बड़ी शख्सियत मिली, वो उतना ही शालीन, उतना ही सज्जन और उतना ही सरल है। ठीक है, मतलब उन लोगों को देख के ऐसा लगता है ना, क्योंकि बहुत सारी इंस्पिरेशन वहां से आती है उन लोगों को देख के, जो बहुत मतलब बहुत दिनों से अपने को स्थापित किए पड़े हैं, बहुत उनकी पॉपुलैरिटी है। उन लोगों को जैसे देख के लगता है कि यार इससे बेहतर जिंदगी हो ही नहीं सकता है। वो सादगी होती है, वो बात करने का उनका तरीका होता है। और अगर जो पैसे की बात करें तो अपार पैसा है, सब कुछ है उनके पास, लेकिन फिर भी उनके अंदर वो जो सादगी होती है वो मस्त होती है, बहुत कुछ चीज़ें सीखने वाली होती है। ये लोग जितने लोग होते हैं ना कि एरोगेंट तरीके से आगे बात करते हैं, किसी से भी एरोगेंसी से बात करते हैं, अगर जो आप किसी अच्छे विश्वविद्यालय में पढ़ लेंगे और अगर जो एक आध अच्छे प्रोफेसर आपको मिल जाएंगे, तो आपकी लाइफ में वाकई में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। एरोगेंस नाम की चीज आपके अंदर कभी रहेगी ही नहीं, चाहे आप कितनी भी बड़ी ऊंचाइयों पे चले, कितनी भी बड़ी प्रसिद्धि आप प्राप्त करें। चलिए अब हम लोग मूव करेंगे। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि निम्न में से कौन सा एक अपकिरण का माप नहीं है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ए बोल रहे हैं, तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे द्विघातीय माध्य हो। और जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है कि निम्न में से कौन सा एक अपकिरण का माप नहीं है? तो प्रमाप विचलन, ठीक है, उसके बाद परसेंटाइल रेंज और दोस्तों चतुर्थक विचलन। तो जितने लोग भी एक ही बात बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न, आगे दोस्तों कोई भी प्रश्न नहीं है, लेकिन कहीं भी आप लोग जाइएगा नहीं,
निवेदन है सभी लोगों से कि आप लोग कमेंट करके बताइए कितने प्रतिशत प्रश्न आज के सेशन में आपके सही हुए। और लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे दोस्तों यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए और झारखंड टीजीटी पीजीटी के लिए एक अलग अलग बैचेज चलाए जा रहे हैं। यहाँ पे ए टू जेड इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं, साथ ही साथ इकोनॉमिक्स का कंप्लीट नोट्स दिया जा रहा है। टेस्ट सीरीज बहुत सारे आपको दिए जा रहे हैं, साथ ही साथ दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट भी कवर करा दिए जाएंगे। अर्थात ये मेरी जिम्मेदारी है कि ए टू जेड सारे कॉन्सेप्ट आपको दिए जाएं, हर तरीके से आपको तैयार किए जाएं। ये सीरीज दीजिए, अपना इवेल्युएशन करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़िए, सब कुछ दोस्तों मिल रहा है। वैलिडिटी आप कोर्स आपकी लाइफ टाइम है। अगर जो आप ईमानदारी से दोस्तों 1 घंटे एप्लीकेशन पे पढ़ते रहे, साथ ही साथ 40 मिनट दोस्तों आप नोट्स को पढ़ते रहे, एक टेस्ट पेपर आप रोज देते रहे, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को रोज करते रहे, यूट्यूब पे क्लास देखते रहे, तो कहीं भी इधर उधर से आपको कुछ करने की जरूरत दोस्तों नहीं पड़ेगी। एडमिशन ओपन है। एडमिशन की फीस केवल और केवल 2000 रुपये दोस्तों। 2000 रुपये आपको इस नंबर पे पेमेंट करना पड़ेगा, 9415 863 पे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने बताया, झारखंड टीजीटी पीजीटी का अलग बैच चल रहा है। यहाँ पे वीडियो क्लासेस, नोट टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर पेपर, झारखंड स्पेशल सब कुछ करवाया जाएगा। 2000 रुपये इस नंबर पे आप पेमेंट करके एडमिशन ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों इकोनॉमिक्स का कंप्लीट नोट्स भी प्राप्त है। नोट्स भी अगर जो केवल आपको चाहिए तो लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आप नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज तैयार है, टेस्ट सीरीज दीजिए, जो देखिए आपकी तैयारी कैसी चल रही है, एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। 10 टेस्ट पेपर मिलेंगे, प्रत्येक टेस्ट में 150 प्रश्न होंगे। लेकिन अगर जो आप कॉन्सेप्ट की क्लास ज्वाइन करते हैं तो कहीं भी इधर उधर से आपको कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीजें मेरे द्वारा आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। चलिए ठीक है, और मैं यहाँ पे आपके कमेंट को देख पा रहा हूँ। चलिए ठीक है, चलिए 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 बिल्कुल ठीक है। चलिए बिल्कुल ठीक है। चलिए सीमा माथुर जी, थैंक यू वेरी मच। दीक्षा सिंह जी, अफसाना सिद्दीकी जी, अफजल हसन जी, निरुपमा सिंह जी, बबीता जी, तस्नीम खान जी, अनिल जी, थैंक यू वेरी मच। बानो फरहात जी, चलिए आई एम जी, सोहन खुराना जी, चलिए दीक्षा जी, पूनम जी, सुमन जी, सुरेंद्र जी, चंद्रजीत जी, अफसाना जी, अफजल जी, विकास कुमार जी, शिवानी जी, अनिल जी, रीता जी, अमरेश यादव जी, विनोद कुमार जी, लाल बहादुर जी, वैभव जी, अरुधत्ती जी, रेणु जी, अनिर्भान चौरसिया जी, रीता जी, राकेश राय जी, अश्वनी यादव जी, विकास कुमार जी, ज्योतिष कुमार जी, विनोद कुमार भारतीय जी, अभिनंदन जी, ठीक है, रुखसार खातून जी, रत्नेश कुमार जी, राकेश राय जी, विकास कुमार जी, ज्योतिष कुमार जी, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नोट्स शो नहीं कर रहा है ज्योतिष कुमार जी, किस बात के? झारखंड टीजीटी पीजीटी में अभी नोट्स ऐड नहीं किया गया है, बहुत जल्द ऐड कर दिया जाएगा, नोट्स शो करेगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। अब पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों, कल शाम को मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।